जय हिंद। अभी तक आप सभी ने जो देखा उसमें ये देखा जो फ्रांस जहाँ पे कंप्लीट तौर पे राजा जो है उसका एक निरंकुश शासन था। राजा का जो है कंप्लीट जो है वो एक डिक्टेटरशिप की बातें थी, वो किस तरह से जो है वो ख़त्म हुआ था। और साथ साथ जो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, आखिर ये ऐसा कंडीशन क्यों आया था, क्योंकि फ्रांस में जो है वहाँ के जो समाज हैं उसको 3 स्टेट में बांटा गया था। उसमें स्पेशली जो थर्ड स्टेट था जो जिसमें कि जनरली निम्न वर्ग के लोग रहते थे, आर्टिशन, किसान, भूमिहीन, ज़मीन वगैरह वाले व्यक्ति रहते थे। उन सबको जो है टैक्स देने का ही सिर्फ और सिर्फ जो है वो मतलब कानून था वहाँ पे। और जो कुलीन वर्ग के थे और पादरी वाले वो किसी तरह के जो है वो टैक्स नहीं देते थे, जिसको लेकर के जो हुआ था। और साथ साथ राजा जो है जो लुई 16 की बात करते हैं, जो बोरबोन वंश का वहाँ का राजा था, उसको जो है खजाना वहाँ खाली मिला था। और उस खजाने को भरने के लिए, चूंकि भरना क्यों था, क्योंकि उसने अपना एक साझा शत्रु मतलब ज्वाइंट इनेमी की बात करते हैं इंग्लैंड जो है, और उसके अगेंस्ट जो है उस अमेरिका में उसने 13 उपनिवेश को क्या किया था, आज़ाद कराया था, जिसके लिए उसको पैसा वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा खर्च हुए थे। तो उसको फाइनली जो है लुई 16 को पैसे चाहिए था। और पैसे कहाँ से आएगा? टैक्स से। टैक्स देता कौन है? सिर्फ और सिर्फ फ्रांस का थर्ड स्टेट, मतलब गरीब और किसान, भूमिहीन किसान वगैरह वो लोग देते थे। तो इसीलिए जो है इनके फिर क्या हुआ था, और फ्रांस में ये रूल था जो टैक्स लगाने के लिए, हमेशा टैक्स लगाने के लिए वहाँ पे क्या किया जाता था, तो जो स्टेट्स जनरल हैं, प्रतिनिधि सभा जो है उसकी बैठक होती थी। तो बताया था वर्साई की महल में स्टेट जनरल की जो है वो बैठक हुई थी 1779 की यदि बात करते हैं, 1789 की बात करते हैं, उसमें जो है स्टेट असेंबली या स्टेट जो जनरल है उसकी जो है वो बैठक हुई थी। और उसमें बेसिकली जो है तीसरे स्टेट वालों ने जो स्पेशली कर देते थे उन्होंने क्या किया, विरोध कर दिया। जो भाई यदि आपको कोई काम कराना है तो आप वोटिंग के थ्रू कराओ, और वह वोटिंग डेमोक्रेटिक तरीके से। तो वो वोटिंग हुई नहीं, राजा ने इस बात को मना कर दिया। और आगे आकर के इन्होंने क्या किया था, वर्साई में ही टेनिस कोर्ट में जो है थर्ड स्टेट बाहर आकर के उन्होंने शपथ लिया था। और शपथ लेकर के उन्होंने अपना नया नेशनल असेंबली अपने आप को घोषित किया था। और नेशनल असेंबली के द्वारा फ्रांस के लिए नया संविधान बनाने की घोषणा की थी। और आपको बता दूं, जो 2 साल के अंदर में उन्होंने क्या किया था, फिर जो है नया संविधान बना लिया था। उसी टाइम में नया संविधान के समय में ही वहाँ पे जो है क्रांति काफ़ी भड़क गई थी। और उसी दरमियान बेसिकली वहाँ के जो लोग थे, जो क्रांतिकारी थे, उनको जो है चूंकि वहाँ पे यह र्यूमर फैल गई थी, या फिर साथ साथ राजा ने भी यह जो है वो सेना को अधिकार दे दिया था, जो आप फ्रांस में चले मतलब पेरिस में जाइए और जो सिविलियन जो है उनको मारें। इसके लिए फिर जब ये बातें लोगों तक फैली तो उनको जो है हथियार चाहिए था। और हथियार कहाँ होगा? राजा के पास होगा, राजा के जो किले हैं वहाँ पे होगा। इसलिए उन्होंने 14 जुलाई 1779 को उन्होंने क्या किया था, बेसिकली उन्होंने क्या 14 जुलाई 1789 को उन्होंने क्या किया, बास्टील का किला या बास्टाइल फोर्ट जिसको कहते हैं, वहां पे धावा बोला था। और वहां से बहुत सारे हथियार वगैरह जो है उन्होंने ले लिए थे। और साथ साथ क्या किया था, साथ जो है वो कैदी को भी क्या किया था, उन्होंने आज़ाद कर लिया था। आपको बता दूं आज के डेट में फ्रांस में उसी 14 जुलाई को वहां का नेशनल डे मनाया जाता है। मैंने यहां पे लिखा है जो 14 जुलाई को उसी जो बास्टाइल का किला को ध्वंस किया था उसी को फ्रांस में नेशनल डे मनाया जाता है। और भारत में जैसे 26 जनवरी को नेशनल डे मनाया जाता है, उसी तरह से फ्रांस में भी 14 जुलाई को नेशनल डे सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है। उसके बाद आपको पता है जो फ्रांस की जो ये घटना हुई थी, उसके बाद राजा जो है हिंसक भीड़ और क्रांतिकारी की गतिविधियों के कारण वो बहुत परेशान हो गया। और राजा ने जो है वो फ्रांस को मतलब क्या किया, संविधान बनाने के लिए जो है वो एक तरह से नेशनल असेंबली की जो है उसमें हामी भर ली और संविधान पे साइन कर दिया। और आपको बता दिया था जो फ्रांस जो है वह एक रिपब्लिक तो नहीं बना था, मतलब रिपब्लिक नहीं बना था, उस समय में मोनार्ची ही था, बट वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची हो गया था, संवैधानिक राजतंत्र जो है वो फ्रांस में हो गया था। और साथ साथ नए संविधान में वह 25 वर्ष से अधिक के हर एक व्यक्ति जिसको कम से कम 3 दिन के मजदूरी के एवज में जो है टैक्स देने का जो है योग्यता हो, मतलब जो कम से कम 3 दिन का टैक्स दे सकते हैं, उन सभी व्यक्तियों को यदि बात करते हैं तो क्या हुआ था, वहां पे जो है वो वोट देने की बातें थी, वोट देने का राइट था।
तो यहाँ तक तो सारी चीज़ें हमने देख ली थी। आपने देखा जो कैसे आखिर चीज़ें क्यों हुई, यहाँ तक बना क्यों, भाई नेशनल असेंबली का गठन क्यों हुआ, नेशनल असेंबली ने संविधान बनाने की बात क्यों रखी, ये सारी चीज़ें आपने देख लिया है और ये पिछले 2 वीडियो में मैंने ये बता दिया है। आप सभी को ये क्लियर कर दो जिन्होंने फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट, फ्रांस क्रांति का फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट का वीडियो नहीं देखा है वो पहले वहां जाइए, नहीं तो ये आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, नथिंग, कुछ नहीं आएगा। आप जाओ फर्स्ट पार्ट का देखो, सेकंड पार्ट का देखो, उसके बाद आप थर्ड पार्ट का देखिए। यदि आपके पास इतना समय नहीं है तो फिर तो तैयारी ही क्यों कर रहे हैं जब टाइम ही नहीं है तो, ठीक है। ये उनके लिए है जो प्रॉपर प्रिपरेशन कर रहे हैं, टीजीटी एसएसटी वालों के लिए, पीजीटी हिस्ट्री वालों के लिए, रेलवे वालों के लिए, एसएससी वालों के लिए, और जिनके पास मतलब अब इन वीडियो को देखने के लिए टाइम नहीं है वो प्रिपरेशन ही ना करें, बेटर है, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो आप लोगों को एक बार फिर से फ्रांसीसी क्रांति जो है उसके सीरीज में मैं फिर से आप लोगों को लेके आया हूं। फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट क्लियर है, आज थर्ड पार्ट में हम देखेंगे क्या क्या कैसे कैसे होगा। फाइनली आज जो है आपका फ्रांस क्रांति जो है वो खत्म हो जाएगा। देखिए सबसे पहले जो मैंने यहां पे लिखा है उसमें यही लिखा है, जो 14 जुलाई की यदि बात करते हैं, देखिए 14 जुलाई जो है, 14 जुलाई को, अच्छा ये क्या है, फ्रांसीसी क्रांति संवैधानिक राजतंत्र से गणतंत्र, मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची से रिपब्लिक कैसे बना उसके बारे में। और आपको पता है ये पार्ट थर्ड है तो इसको आपको भूलना नहीं है। पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड प्लीज जाकर के देखिए, ठीक है, तभी जाकर के आपको ये यूटिलाइज होगा। और आप बताइए वर्ल्ड हिस्ट्री में फ्रांसीसी रेवोल्यूशन एक ही है ना, दूसरा तो कोई है नहीं, तो किसी एग्जाम के लिए ये जो टॉपिक आएगा तो अपना टॉपिक तो कवर हो जाएगा ना। तो 1-1.5 घंटे का कंप्लीट वीडियो है, उसको देख करके अपना टॉपिक कवर कर लीजिए। और ये प्योर एनसीईआरटी बेस्ड है, इसलिए मैं इतना लिखता हूं, मैं ये वन लाइनर में नहीं जा रहा हूं क्योंकि ये एनसीईआरटी बेस्ड है, आप इसको ध्यान रखिएगा। तो क्या बताया, जो 14 जुलाई आपको याद होगा, 14 जुलाई 1789 को, 14 जुलाई 1789 को बास्तिल का किला या बास्तिल का जो महल है उसको ध्वंस कर दिया गया था और वहां से सारे के सारे हथियार लूट लिए गए थे और वहां से 7 कैदियों को छुड़ा लिया गया था, याद है। तो मतलब कह सकते हैं जो वहीं से सही मायने में फ्रांस की क्रांति की शुरुआत होती है, फ्रेंच रेवोल्यूशन का स्टार्ट होता है। इसीलिए वर्तमान में भी फ्रांस में 14 जुलाई को क्या मनाया जाता है, नेशनल डे मनाया जाता है। और अभी 14 जुलाई 2023 को जो फ्रांस का नेशनल डे था उसमें हमारे भारत के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी चीफ गेस्ट बन के गए थे, सोचिए। और अभी हमारे 2023-24 में जैसे हम 26 जनवरी 2024 को अपना नेशनल डे मनाए थे रिपब्लिक डे के तौर पे, तो उसमें हमारे रिपब्लिक डे के उसमें ओकेजन पे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों जो हैं वो भारत आए थे, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 14 जुलाई को फ्रांस में बास्टाइल डे भी, 14 जुलाई को फ्रांस में बास्टाइल डे भी कहा जाता है, या बास्तिल, हिंदी में बास्तिल, अंग्रेजी में बास्टाइल कहते हैं। और इसी दिन फ्रांस का नेशनल डे भी मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, क्योंकि बता दिया, फिर बता रहा हूं, जो 14 जुलाई 1789 को बास्टाइल का किला को खत्म कर दिया गया था, उसको ध्वस्त कर दिया गया था, जो एक तरह से मोनार्ची का सिंबल था, और उसको जो है वहां से सारे के सारे चीजों को लूट ली गई थी, कैदी को छुड़ा लिया गया था। तो चूंकि इस तरह से क्रांति की जो एक ऑफिशियली शुरुआत जो है वो 14 जुलाई से थी, इसीलिए आज के डेट में भी फ्रांस का जो नेशनल डे है वो 14 जुलाई है। फ्रांस में जो है 14 जुलाई से जो है वो नेशनल डे मनाया जाता है, और साथ साथ 14 जुलाई को बास्टाइल डे भी कहते हैं। तो ये क्लियर हो गया। बाकी फिर मैं कह रहा हूं आप फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट वीडियो जाके जरूर देखिए प्लेलिस्ट में, ठीक है। अब आगे क्या हुआ था उसके बाद आपको पता है, जैसे कि जो 1789 में नेशनल असेंबली जो है वो कंस्ट्रक्ट हुआ था, अपने आप को थर्ड स्टेट वालों ने बनाया था और राजा ने साइन कर दिया था, कहा ठीक है आप संविधान बना लो। तो फाइनली जाके 2 साल में संविधान बन गया था, बता दिया था। तो वही है 1791 में फ्रांस में संविधान बन गया था, कोई कंफ्यूजन नहीं है। और ये जो संविधान बना इसमें इन्होंने जो है एक तरह से अपना एक मैनिफेस्टो जारी किया। मैनिफेस्टो क्या जारी किया, तो पुरुष और नागरिक अधिकार घोषणा पत्र। क्या जारी किया, पुरुष और नागरिक अधिकार घोषणा पत्र। बोले तो पुरुष मतलब मैन एंड सिविल राइट मैनिफेस्टो, ठीक है, के साथ शुरू किया। मतलब इन्होंने जो अपना संविधान जो स्टार्ट किया था वो किससे किया था, मैन एंड सिविल राइट मैनिफेस्टो। गौर करें, महिलाओं का इसमें वर्णन नहीं है,
महिलाओं का नहीं, आगे आप पढ़ोगे, जो महिला पुरुषों के कंधों से कंधे मिला करके जो है लड़ी थी। आपको बास्टील का किला जो ध्वंस हुआ था उसमें महिलाएं भी गई थी। जब वहां पे पुरुष जो है वो मतलब क्रांतिकारी उसमें जो है एक्टिविटी में लगे हुए, तो महिलाएं जो है वो घर संभाल रही थी, बच्चों को संभाल रही थी। बट यहाँ पे महिलाओं को वो प्रॉपर राइट संविधान पहली बार जो बना उसमें नहीं दिया गया था। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, जो पहली बार संविधान बना था वो किस मैनिफेस्टो से तैयार हुआ था? तो मैन एंड सिविल राइट मैनिफेस्टो, मतलब पुरुष और नागरिक अधिकार मैनिफेस्टो से शुरू हुआ। और गौर करें, जीवन के अधिकार मतलब राइट टू लिव की बात करते हैं, ठीक है। जीवन का अधिकार मतलब जीने का अधिकार जो है वो, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, जो राइट टू एक्सप्रेशन की जो हम बात करते हैं, और समानता का अधिकार। जी हाँ, ये जो तीन वर्ड है ना, ये जो तीन है मतलब समानता, इक्वलिटी, राइट टू इक्वलिटी या इक्वलिटी, जीने का अधिकार मतलब राइट टू लाइव की बात करते हैं, और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार या राइट टू एक्सप्रेशन की बात करते हैं। ये चीजें फ्रांस की क्रांति का जो है वो मूल वर्ड था, और यहीं से ये शुरुआत हुई थी, और यहां से आगे जाकर के पूरे यूरोप में फैली थी, और न केवल पूरे यूरोप में फैली थी, आगे जाकर के पूरे वर्ल्ड में जो है ये तीन वर्ड फैले थे, समानता, संप्रभुता, अभिव्यक्ति वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, जो ये जो संविधान स्टार्ट हुआ था वो किस ध्येय से, किस मूल से हुआ था, किस मैनिफेस्टो से हुआ था? तो पुरुष और नागरिक अधिकार घोषणा पत्र मतलब मेंस एंड सिविल राइट मैनिफेस्टो के साथ शुरू हुआ, और जीवन के अधिकार, राइट टू लिव, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार, ठीक है, राइट टू एक्सप्रेशन, और समानता का अधिकार, इक्वालिटी, इनको लेकर के जो है इन तीन वर्ड को पॉइंट रखते हुए संविधान बना था। और ये तीन वर्ड बाद में यूरोप के हर भाग में और पूरे वर्ल्ड में यह फैला था। भारत भी इसका अनुसरण करती है। उसके बाद को सबके लिए जन्मजात और न छीनने योग्य बनाया। समझ गया आपको? मतलब अभी तक ऐसा नहीं था, सबके लिए समानता था ही नहीं। यदि समानता होता तो फर्स्ट स्टेट एंड सेकेंड स्टेट के लोग क्या टैक्स नहीं देते? सिर्फ और सिर्फ थर्ड स्टेट के लोग टैक्स देते थे। आप पिछला वीडियो जाके देख लीजिए, सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट, आपको पता चल जाएगा। तो समानता कहीं नहीं था, सबके लिए कानून एक जैसा नहीं था। तो इसमें वही चीजें जो है वो इक्वल हुआ। तो ये कहा जो भाई अब यह जो राइट है ये बाय बर्थ रहेंगे, नरसैंगिक रहेंगी या जन्मजात रहेगा, और छीनने योग्य नहीं रहेगा। मतलब कोई भी इसको जो है वो ले नहीं सकता है, विड्रॉ नहीं कर सकता है। समझ में आ गई? तो ये तीन वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट थी, ठीक है। तो ये आपका ये क्लियर हो गया। उसके बाद आपको जैसा बताया, चूंकि इसमें सिर्फ पुरुषों की बातें थी, और यदि हम क्रांतिकारी की बात करते हैं उसमें महिलाओं ने साथ दिया था, तो बहुत सारे ऐसे महिलाएं थी जिन्होंने आवाज उठाया इसके लिए। और बाद में एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी महिला थी, उन्होंने आवाज उठाया और उन्होंने एक जो है मतलब पुरुष के बदले महिला अधिकार घोषणा पत्र जारी किया था, और उसको जो है मतलब राजा की रानी तक जो है मतलब भेजी थी। हालांकि बाद में वहां जो सरकार जो बनी थी उन्होंने फिर उसको क्या फांसी दे दिया था। तो ये क्वेश्चन अभी EMRS के एग्जाम में भी आया था, ये क्वेश्चन पूछा गया था, जो पुरुष और जो नागरिक अधिकार घोषणा पत्र है उसके बदले कौन सा अधिकार घोषणा पत्र बना था और किसने बनाया था। तो ये ध्यान दीजिएगा, महिला क्रांतिकारी ओलंप दे गूज, नाम इसका याद रखिएगा। महिला क्रांतिकारी ओलंप दे गूज ने इसका विरोध किया। किसका विरोध किया? ये जो सिर्फ और सिर्फ पुरुष के लिए जो राइट था, गौर करें, ये राइट जो है ये सिर्फ पुरुष के लिए था, ठीक है। तो महिला क्रांतिकारी ओलंप दे गूज ने इसका विरोध किया, और महिला एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र, जी हां, देखो यहां पे पुरुष और नागरिक अधिकार घोषणा पत्र है, यहां पे महिला एंड नागरिक अधिकार घोषणा पत्र मतलब विमेन एंड सिविल राइट मैनिफेस्टो 1791 में तैयार किया, और इसको रानी के पास भेजा। हालांकि बाद में इसको जो है देश विरोधी बातों के लेकर के इसको फांसी की सजा दे दी गई, ये मारी गई। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कौन सी, भाई ये बहुत बड़ी हिम्मत की बातें हैं ना, जो कोई महिला क्रांतिकारी जो वहां संविधान बनाया गया है सिर्फ पुरुषों के लिए, उनको राइट देने के लिए, उसको के बदले अपनी महिला को राइट का भी जो है वो प्रेजेंट मतलब वहां पे बताना चाह रही है, उनको इस बात का नॉलेज लाना चाह रही है, अपने आप में बहुत बड़ी बातें थी। और चूंकि महिला जो है वो हर मोर्चे पे पुरुषों के साथ था, इसीलिए उनका ये था जो भाई महिला पुरुष दोनों साथ होना था, बट उन्होंने किया नहीं। तो फिर बाद में महिला क्रांतिकारी ओलंप दे गूज ने इसका विरोध किया, और महिला और नागरिक अधिकार घोषणा पत्र 1791 में इसका तैयार किया था। तो ये भी चीजें, हालांकि बाद में मैंने बताया 1794 में इसको फांसी दे दी गई थी।
अब देखिए, जब आंदोलन हुआ था उस समय में काफ़ी चीज़ें जो है वहाँ के लोग काफ़ी पढ़े लिखे नहीं थे। आप गौर कीजिएगा, जो निम्न वर्ग के लोग थे वो काफ़ी पढ़े लिखे नहीं थे, तो वो सिर्फ सिंबल से जानते थे। जैसे जो नहीं पढ़े होते हैं वो किस चीज़ को देख करके पहचान जाते हैं। तो इसीलिए उस आंदोलन के समय, क्रांति के समय जो है कई सारे सिंबल जो है वहाँ पे बनाए गए थे और वह सिंबल अलग अलग चीज़ों को रिप्रेजेंट करता था। तो कई एग्जामों में यह भी पूछा जा चुका है जो फ्रांसीसी क्रांति में यह सिंबल किसको डिनोट करता था, यह सिंबल किसको डिनोट करता था। तो आप ध्यान दीजिएगा, बेसिकली आंदोलन के दौरान प्रतीकों के मायने देखिए, नीला, सफेद और लाल। जी हाँ, जैसे हमारा ट्राई कलर है ना तिरंगा, उसी तरह से जो फ्रांस है उसके भी यही 3 कलर के झंडे होते हैं, ब्लू, व्हाइट एंड रेड। मतलब नीला, सफेद और लाल फ्रांस के राष्ट्रीय रंग थे। ठीक है, ये फ्रांस का क्या हो गया, नेशनल कलर हो गया। तो नीला, सफेद और लाल जो 3 कलर था वो फ्रांस के नेशनल कलर का जो है रिप्रेजेंट हुआ। उसके बाद लाल फ्राइजियन टोपी, ऐसे टोपी लगाते थे। ये स्वतंत्र होने का प्रतीक था और दासों को भी जो स्वतंत्र हुए थे, मतलब दास भी जो आजाद हुए थे, इनको भी लगाने का मतलब ये भी लगाते थे। इसका मतलब यह दास अब अलग हो गए, स्लेव सिस्टम की बात करते हैं, वह जो है अब वहां से फ्री हो गए। और आपको सबसे इंपॉर्टेंट बता दूं, ये लाल फ्राइजियन टोपी जो है वो बेसिकली सिर्फ और सिर्फ पुरुषों के द्वारा ही लगाया जाता था। महिलाओं को इसको लगाने का अधिकार नहीं था। इसका मतलब महिला स्वतंत्र नहीं थी। देश में तो हो सकता है स्वतंत्र हो जाएगी, बट आपस में पुरुषों से वो स्वतंत्र नहीं थी। तो ये लाल फ्राइजियन टोपी जो है, ध्यान दीजिएगा, जो एक तरह से स्वतंत्र होने का सिंबल था, स्वतंत्रता का वो सिंबल था, जो सिर्फ और सिर्फ पुरुषों को लगाने का राइट था उस समय में। और दासों को भी जो है स्वतंत्र हो गए थे, मतलब दास भी जो वहां से फ्री हो गए थे, उनको भी जो है मतलब यदि वो लगाया हुआ है तो उसका वो सिंबल था, पर सिर्फ पुरुषों का, ये ध्यान देना है। वहीं पे ड्रेनो वाली जो स्त्री थी वो कानून का मानवीय रूप थी। ड्रेनो वाली स्त्री जो थी वो कानून मतलब लॉ का जो है वो ह्यूमन सिंबल थी। उसके बाद टूटी हुई जंजीर, ऑब्वियस सी बात है, जंजीर जो है हथकड़ी में क्या किया जाता है, बेसिकली जो किसी को बांधने के लिए, किसी को कैद करने के लिए आप जंजीर में बांधते हो, बट ये टूट गई तो क्या हो गया, फ्री हो गया। तो वही है, टूटी हुई जंजीर दासों के आज़ादी का प्रतीक था, जो स्लेब होते थे। क्योंकि आपको बता दूं, अभी हम पढ़ेंगे, यहाँ पे स्लेब सिस्टम बड़ा जबरदस्त था। बाद में स्लेब सिस्टम जैकोबिन ने जो है इसको हटाया था। तो जो टूटी हुई जंजीर है वो दासों के आज़ादी का प्रतीक था। ये ध्यान आपने समझ लिया होगा। तो नीला, सफ़ेद और लाल कलर जो है वो फ्रांस का नेशनल कलर का सिंबल था। लाल फ्राइजियन टोपी जो है वो स्वतंत्र होने का सिंबल था और वह सिर्फ पुरुषों को पहनने का राइट था। वहीं पे डैनो वाली स्त्री जो है वो कानून का मानवीय रूप थी, ठीक है, और साथ साथ टूटी हुई जंजीर दासों के आज़ादी का प्रतीक था। तो ये सिंबल उस समय में थोड़े थोड़े फेमस थे, ध्यान दीजिएगा। अब आगे क्या हुआ, ओके, आपको देखोगे चीज़ें जो भाई यहाँ तक हो गई, संविधान भी बन गया, सारी चीज़ें ठीक ठाक चल रही होगी। बट आप बताइए, जिस राजा को आप इतना चूड़ी चढ़ा रहे हो, जिस राजा को आप इतना डंडा दे रहे हो, वो कैसे शांत होगा भाई? और वो भी फ्रांस का राजा था, लुई 16, और आपको पता है जो उसकी रानी कहाँ की, पर्सा की ही थी, ठीक है। तो आज के डेट में जो जनरली जो पर्सिया कहते हैं या जो जर्मनी का पार्ट उस समय में हुआ करता था, तो राजा जो है, इधर लोग अपना संविधान बना के अपने देश में क्रांति और ये सब चीजें कर रहे थे। राजा जो है वो गुपचुप जो है, मतलब चुपचाप जो है वो क्या कर रहा था, पर्सा और ऑस्ट्रिया के जो राजा थे उससे वो, क्योंकि वो पड़ोसी था, और उससे वो टाई अप कर रहा था। किस लिए? तो आने वाले गर्मी में जो है फ्रांस में जो है ये क्रांतिकारी पे अटैक करने के लिए, उनसे युद्ध करने के लिए। इस बात का पता नेशनल असेंबली को चल गया। नेशनल असेंबली कौन? जो उस समय संविधान बनाया था, जो तीसरे स्टेट के द्वारा बनाया गया था नेशनल असेंबली, उसको पता चल गया। तो नेशनल असेंबली ने राजा के एक्ट से पहले ही उस समय जो गर्मी शुरू होने से पहले ही उन्होंने क्या किया, ऑस्ट्रिया और पर्सा जो आज के डेट में जर्मनी का पार्ट है, जो जर्मनी है, उसके अगेंस्ट युद्ध छेड़ दिया। सोचिए, कहां राजा प्लान बना रहा था, जो अपने पड़ोसी जो अच्छे जिससे संबंध थे, ऑस्ट्रिया और पर्सा से, पर्सिया जिसको कहते हैं, उनसे मदद लेकर के और इनको जो है युद्ध, मतलब इनसे युद्ध करें और इनको जो है हराने का, इनको दबाने का। बट ये भनक नेशनल असेंबली को लग गई और नेशनल असेंबली ने क्या किया, उससे पहले ही उन कंट्रियों के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया।
और बहुत सारे लोगों ने, महिला पुरुष सब ने जो है एक तरह से आर्मी में भर्ती हुए और वो उनके खिलाफ युद्ध लड़ा। और एक्चुअली यह युद्ध जो है, जो फ्रांस के जो कुलीन और अमीर वर्ग थे उनको हराने का ये प्रतीक बन गया, सिंबल बना, क्योंकि उनको लगा जो जब तक इनको नहीं हराएंगे तब तक जो है चीजें हो नहीं सकती। तो वही चीजें हैं जो अप्रैल 1792 में नेशनल असेंबली ने प्रसा, वही बताया जिसको पर्सिया भी कहते हैं, आज के डेट में पर्सिया नाम का कोई देश नहीं है, अब वह जर्मनी है, ठीक है, जर्मनी में यह मिल गया। पर्सा और ऑस्ट्रिया, ये दोनों यूरोपियन कंट्री है, के खिलाफ युद्ध की घोषणा का प्रस्ताव पारित कर दिया। बताया भाई क्यों पारित किया, ये सारा सीक्वेंस में है, क्यों पारित किया, क्योंकि राजा जो है वो चुप नहीं बैठा था, वह जो है इनसे मदद मांग रहा था, इस बात की भनक इनको लग गई। उसके बाद आगे फिर पूरे देश में जो है इस समय काफी ज्यादा जो है क्रांति की बातें चल रही थी, और ऑब्वियस सी बात है हमारे यहां भी क्रांति के लिए बहुत सारे गीत ऐसे बने थे जिससे लोगों को इंस्पायर किया जाता है। तो उस समय वही है रॉजेट दी लाइल, क्या नाम बताया, हिंदी में मैंने लिखा है, अंग्रेजी वाले अंग्रेजी में लिख लेना अपने नोट्स में। रॉजेट डी लाइल द्वारा रचित, इनके द्वारा कंपोज किया गया था मार्सिले, ठीक है, अंग्रेजी में मार्सिले कहते हैं, MARSEILLAI, मार्सिले उस समय का प्रमुख देशभक्ति गीत था उस समय, क्योंकि बहुत सारे गीत थे जिसमें कि एक मार्सिले जो है वो काफी एक फेमस वहां का जो है वो देशभक्ति गीत था, लोगों में जो है वो भावना पैदा करता था, इमोशन पैदा करता था। किसने बनाया था, रॉजर दी लाइल ने, जो आज फ्रांस का राष्ट्रगान है। समझ में आ गया, आज ये क्या है, फ्रांस का नेशनल एंथम है, नेशनल सॉन्ग है, वहां का राष्ट्रगान है, इसको ध्यान दीजिएगा। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है फ्रांस का राष्ट्रगान उस समय क्रांति के टाइम से कौन सा अभी लिया गया है, तो मार्सिले करके, मार्सिले मार्सिले, ठीक है, मार्सिले किसने लिखा था, रॉजर दी लाइल ने, तो ये भी ध्यान दीजिएगा। अब उसके बाद धीरे धीरे यहां पे ये चीजें होने लगी, और अभी तक भी जो चीजें थी उसके हिसाब से जो उच्च वर्ग के लोग थे उन्हीं सबको थोड़ा सा राइट वगैरह था, क्योंकि आप पिछले वीडियो में देखेंगे तो जो नेशनल असेंबली ने जो चुनाव करवाया था उस चुनाव के द्वारा सिर्फ 25 वर्ष से अधिक के व्यक्तियों को वोट देने का राइट था, और वही वोट देते थे जो कम से कम 3 दिन का जो है मजदूरी के बराबर टैक्स पे कर सकते थे। मतलब जो गरीब तबके के लोग थे, जो कारीगर थे, जो मजदूर थे, उनको तो इस तरह का कोई कहीं राइट ही नहीं था वोटिंग वगैरह का। तो मतलब मेनली यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग थे, बहुत सारे ऐसी एजेंसियां थी जिनकी सोच थी जो जब तक ये प्योर जो गरीब हैं, जिनके पास 1 रुपया भी नहीं है, उनको जब तक पूरा का पूरा राइट नहीं मिलेगा तब तक फ्रांस जो है वो आजाद नहीं होगा, फ्रांस में क्रांति प्रॉपर नहीं होगी। तो इसी को लेकर के हर जगह चर्चा चलने लगी, कई सारे ऑर्गेनाइजेशन बनने लगे, और इसी दरमियान एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वहां पे जो ऑर्गेनाइजेशन बना स्पेशली गरीब तबकों के लिए वही है, तो छोटे लोगों की आवाज उठाने के लिए इस समय जैकोबिन क्लब, क्या जैकोबिन क्लब सबसे सफल था, जिसका हेड कौन था, मैक्समिलियन, गौर कीजिएगा, मैक्समिलियन रॉबेस्पियर था, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, जो इन सब के बाद चूंकि ये था जो भाई काफी लोग इस बात को चर्चा कर रहे थे, जो वहां पे छोटे वर्ग जो है, नीचे वर्ग के लोग हैं, जो आर्टिशियन हैं, कामगार हैं, मजदूर हैं, उनको तो कोई राइट है नहीं, तो उन सब के लिए भी प्रॉपर आवाज उठाओ। तो आवाज उठाने के लिए कई सारे समूह बने, जिसमें एक फेमस ग्रुप था जिसका नाम था जैकोबिन क्लब, और जैकोबिन क्लब का जो है हेड था वो था मैक्समिलियन रॉबेस्पियर था, ठीक है। इसने क्या किया, इसने वहां के जो लोग, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा तो यही निम्न वर्ग के ही लोग थे जिनके पास ज्यादा पैसा नहीं था, तो इनको इसने इकट्ठा किया और इकट्ठा करके कहा जो ऐसा करो, जो अब जो है बिल्कुल मतलब वैसे काम नहीं चलेगा, राजा के खिलाफ, राजा के शहर में जाकर के हिंसक विद्रोह करो, मतलब वायलेंट रिवोल्ट करो, पूरा वायलेंट रिवोल्ट करो। और राजा कहां रहता था, पेरिस में रहता था, ठीक है। तो यही इसने पेरिस वासियों को लेकर जुलाई 1792 में हिंसक विद्रोह किया, मतलब इसने जो है लोगों को खूब जबरदस्त उकसाया, जो जब तक प्रॉपर विद्रोह नहीं करोगे तब तक तुम्हें अपना राइट नहीं मिलेगा। इसी को लेकर के इसी के बाद किसके द्वारा, जैकोबिन क्लब के द्वारा, और इसका हेड कौन था, मैक्समिलियन रॉबेस्पियर। इसी के बाद आगे जाकर के आप देखोगे 10 अगस्त 1792 को, देखो प्रॉपर सीक्वेंस में है,
यदि आप थोड़े से ध्यान से समझोगे तो प्रॉपर सीक्वेंस में है। 10 अगस्त 1792 को इन्होंने, मतलब किसने, यही ये रॉबेस्पियर ने ट्यूलेरिये के महल या ट्यूलेरिस पैलेस, क्या है, ट्यूलेरिस पैलेस या ट्यूलेरिये के महल पर हमला कर दिया और राजा को बंधक बना लिया और जेल में डाल दिया। कहानी तो अब शुरू हुई है। मतलब इसने लोगों को भड़काया, लोगों को उकसा करके कहा जो चलो अब राजा के खिलाफ सीधे हम एक्शन लेते हैं। और कहाँ पे, तो पेरिस में जा करके। तो राजा जिस महल में रहता था उसी महल का नाम था ट्यूलेरिये, ठीक है, या ट्यूरेलिस पैलेस कहते थे उसको। तो ट्यूरेलिये के महल में जो है लोगों को कहा चलो यहाँ पे धावा बोलते हैं। हजारों की हिंसक भीड़ ने जो है वहाँ पे सभी गार्ड को मार दिया, जो वहाँ पे राजा के जो आर्मी वगैरह थे उन सेना को मार दिया। उसके बाद राजा को वहाँ से गिरफ्तार कर लिया और राजा के साथ साथ उसके परिवार को भी बंधक बना लिया और बाद में जेल में डाल दिया। तो अब देखिए कहाँ अभी तक हमने ये देखा था, ये सारी चीज़ें हुई और उसके बाद अब हम देख रहे हैं जो राजा जो है बंधक भी हो गया और जेल में भी चला गया। मतलब देखो कितना चेंज आ गया है। तो आप इन सभी चीज़ों को थोड़ा सा अच्छे से एक बार देख लेना, समझ लेना। अब हम आगे की बात करते हैं। यहां देखिए, अब जब राजा को जेल में डाल दिया तो जेल में डाल करके उसको पिज्जा तो खिलवाएंगे नहीं, क्योंकि वैसे ही पाव रोटी की वहां पे कीमत बहुत ज़्यादा थी। तो इन्होंने क्या किया, बाद में फिर चूंकि इसका मेन उद्देश्य गौर समझना, चूंकि ये निम्न वर्ग का था, जैकोबिन क्लब का जो हेड था मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर, ये निम्न वर्ग का था और इसका उद्देश्य ये था जो भाई हर एक व्यक्ति को वोट देने का अधिकार होना चाहिए, चाहे वो टैक्स दे या ना दे, चाहे वो गरीब है या अमीर है, हर किसी को, स्पेशली गरीब को भी होना चाहिए। दूसरी बात है उसको भी हर तरह का राइट होना चाहिए। इसीलिए इन्होंने दोबारा से चुनाव करवाया और इस बार चुनाव में किसने, स्पेशली जैकोबिन क्लब ने। और इस बार चुनाव में क्योंकि राजा को बंदी बना लिया गया था, जैकोबिन क्लब पूरा लीड कर रहा था क्रांति को, तो हेड यही हो गया ना। तो जैकोबिन क्लब ने यह कहा इस बार चुनाव जो में हर वह व्यक्ति भाग लेगा जो 21 वर्ष से अधिक का हो, और चाहे वो टैक्स दे या ना दे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर हर व्यक्ति वोट देगा, ठीक है। तो वही हुआ जो इसके बाद फ्रांस में नए सिरे से चुनाव हुआ, जिसमें सभी तरह के 21 वर्ष से अधिक उम्र वाले पुरुष को वोट, गौर करें पुरुष है अभी भी, यहां भी सिर्फ पुरुष था, यह महिला ने विरोध किया था, बाद में इसको फांसी हो गया था, यहां भी पुरुष है, अभी तक सिर्फ पुरुषों को वोट देने का राइट मिला। और नवनिर्वाचित मतलब न्यू इलेक्टेड जो असेंबली जो था उसको कन्वेंशन नाम दिया गया। आपने क्या समझा, जो अभी तक जो नेशनल असेंबली थर्ड स्टेट के द्वारा कंस्ट्रक्ट किया गया था, नेशनल असेंबली ने संविधान बनाया, उन्होंने वोटिंग की बातें करी, बट सिर्फ 25 वर्ष से अधिक के व्यक्तियों को वोट देने का राइट था। इसमें भी वह व्यक्ति जो कि 3 दिन का के मजदूरी के बराबर कर दे सकता है। क्लियर करें, राजा के टाइम में, लुई 16 के टाइम में कौन वहां पे एक तरह से काउंसिल तौर पे होता था, स्टेट काउंसिल, जो तीनों स्टेट का हेड होता था। तो देखिए पहले स्टेट काउंसिल था राजा के समय में, उसके बाद रिपब्लिक बनने के बाद, गणतंत्र बनने के बाद, मतलब कानून जब लागू हुआ वहां पे, संविधान बनने के बाद वहां पे नेशनल असेंबली हो गया, जिसमें 25 साल से अधिक वोट देते थे। बट चूंकि जो निम्न वर्ग के लोग थे वो अपना राइट मांग रहे थे, तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, राजा के किले पे हमला करके राजा को बंधक ही बना लिया और उसके बाद उन्होंने नए सिरे से जो है वो प्रॉपर संविधान बनवाने की वो बात करी और उसमें यह कहा, चुनाव करवाया और यह कहा जो अब जो 21 साल से अधिक के सारे वोट देंगे, और इस बार जो अब असेंबली होगा उसको कन्वेंशन कहेंगे। क्या कहेंगे, कन्वेंशन। तो आपने देखा सबसे पहले लुई 16 के टाइम में कौन था, तो स्टेट जनरल था, उसके बाद नेशनल असेंबली बना, अब क्या बना, कन्वेंशन। समझते की कोशिश करना, नेशनल असेंबली अब खत्म, अब कौन बन गया, कन्वेंशन। ठीक है, कन्वेंशन एक तरह से क्या हो गया, जिसमें सभी को वोट देने का राइट था 21 वर्ष से अधिक के, वो भी सिर्फ पुरुषों को, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, चाहे वो टैक्स देता हो या ना देता हो। मेन समझने की बात यह है। अब आगे जा करके देखिए 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 जल्दी जल्दी 21 सितंबर 1792 को, 21 सितंबर 1792 को कन्वेंशन ने फ्रांस को गणतंत्र घोषित किया। जी हां, मतलब फ्रांस को जो है जनतंत्र, जो अभी तक जो फ्रांस मोनार्ची था, उस मोनार्ची को कह सकते हैं जो गणतंत्र कह ले या
लोकतंत्र कह लें, उस मोनार्ची को अब डेमोक्रेटिक घोषित किया। समझ गए? तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो फ्रांस का नेशनल डे कब मनाया जाता है? 14 जुलाई। फ्रांस का जो है वो नेशनल कलर कौन सा है? नीला, सफेद, लाल। फ्रांस की यदि हम बात करते हैं नेशनल सॉन्ग क्या है, तो वो मार्सिले। उसी तरह से पूछा जा सकता है, जो फ्रांस को फाइनली एक तरह से डेमोक्रेटिक कब घोषित किया गया, गणतंत्र कब घोषित किया गया, जनतंत्र, लोकतंत्र कब घोषित किया गया? तो 21 सितंबर 1792 को घोषित किया गया। 21 सितंबर 1792 को। बहुत अच्छे से समझना, ठीक है। अब आगे जाके क्या हुआ, देखिए, लुई 16 को, चूंकि राजा जो है वो जेल में बंद था अपने परिवार के साथ, तो इन्होंने क्या, ये कन्वेंशन ने क्या किया, जो न्यायालय वगैरह बना लिया, कोर्ट बना लिया, इनकी अपनी प्रॉपर कोर्ट हो गई, और कोर्ट में जो है हर किसी के लिए सुनवाई होती थी। तो इन्होंने क्या किया, लुई 16 को न्यायालय द्वारा देशद्रोह घोषित कर, मतलब कोर्ट ने जो है इसको देशद्रोह घोषित कर दिया, मतलब भाई ये देश का जो है द्रोही है, और मौत की सजा सुनाई गई। लुई 16 को देखो कहां समय पलट गया, जो वहां का राजा था उसको ही देशद्रोह घोषित करके उसको मौत की सजा सुनाई, और कौन? इंडिविजुअल नहीं, कोर्ट ने। और 21 जनवरी 1793 को, 21 जनवरी 1793 को डी लॉ कॉनकॉर्ड प्लेस में, डी लॉ कॉनकॉर्ड प्लेस में सार्वजनिक तौर पे सबको बुला करके, ढोंग नगारा बजा करके, सबके सामने में फांसी दे दी गई। किसको? लुई 16 को। समझ के देखिए, कहानी समझ पा रहे हो आप? अब फाइनली जो है मतलब राजा वहां पे खत्म हो गया, क्योंकि लुई 16 को कोर्ट के द्वारा देशद्रोही घोषित कर मौत की सजा सुनाई गई, और 21 जनवरी 1793 को डी ला कॉनकॉर्ड प्लेस में सार्वजनिक तौर पे सबके सामने में सबको बुला करके उसको फांसी दे दी गई, मार दिया गया, और उसके कुछ दिन बाद ही फिर उसकी रानी को भी सार्वजनिक तौर पे फांसी दे दी गई। तो मतलब राजा रानी मर गया, ठीक है। अब आगे का जो है पूरा का पूरा, सारा का सारा जो है देश का दारोमदार किसके हाथ में है? कन्वेंशन के हाथ में है। और कन्वेंशन कैसे बनता था? सबसे चुनाव के द्वारा, ठीक है। और एक तरह से यदि इन सब के पीछे कौन है, तो जैकोबिन क्लब है, और उसका नाम क्या है हेड का? मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर। समझना बात को। अब आगे क्या हुआ, ये चीजें हो गई, राजा मर गया, उसके बाद पूरा का पूरा कंट्रोल जो है रोबेस्पियर के हाथ में आ गया, जो जैकोबिन क्लब का हेड था। बट आपको बता दूं, इसका जो शासन है ना, वो बहुत ज्यादा क्रूर हो गया, बहुत ज्यादा क्रूर हो गया। ये जो भी इसके खिलाफ आवाज उठाता था, इसके वो जो है मार देता था, उसको जो है फांसी चढ़वा देता था। आपको याद है, बोला था मैंने, ये महिला क्रांतिकारी ओलपम देगूज, इसको भी इसी ने ही तो मरवाया था 1794 में। क्यों? क्योंकि इसने ये आवाज उठाई थी, जो सिर्फ पुरुषों को क्यों राइट मिल रहा है, महिलाओं को भी मिलना चाहिए, इसी ने मरवाया था। इसने किसानों के लिए कानून बना दिया, इसने कह दिया सबके लिए एक मतलब जो है पाव रोटी का जो है वो ज्यादा आप कॉस्ट नहीं बढ़ा सकते हो, आप ज्यादा सामान बेच नहीं सकते हो, कोई आपसे ज्यादा सामान लेना चाहे तब भी आप नहीं दोगे। मतलब इतना ज्यादा बाउंडेशन लगा दिया इसने, जो पब्लिक जो है, जो इसको मसीहा मानती थी, वह पब्लिक ही इससे तंग आ गई थी। इसीलिए इसका जो 1 साल का शासन था उसको आतंक राज कहा जाता है। तो देखिए, ये 1793 से 1794 में, 1793 से 94 में रोबेस्पियर ने नियंत्रण और दंड की सख्त नीति अपनाई, मतलब कंट्रोल और पनिशमेंट की जो है काफी सख्त नीति, सख्त मेजर जो है वो पॉलिसी अपनाई, और इसलिए इस समय को फ्रांस में आतंक राज कहा जाता है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, जो आतंक राज फ्रांस में कब हुआ? तो 1793 से 1794 में। किसके टाइम में? रोबेस्पियर के टाइम में। क्यों? क्योंकि इसने सब कुछ पे कंट्रोल कर लिया और काफी ज्यादा जो है वो हार्ड रूल निकाल दिया। और यह क्या करता था पता है आपको? इसके समय में दोषी को क्या किया जाता था? गिलोटीन पर चढ़ाकर उसका सिर काट दिया जाता था। जैसे बलि प्रथा नहीं दिया जाता है, 2 ऐसे लकड़ी के होते हैं, उसके बीच में सिर रख करके और उसको काट दिया जाता है, उसी तरह से ये करता था। बताओ कितना क्रूर था ये। उसी तरह से इस महिला पत्रकार को भी मारा था इसने। पर हर चीज की हद होती है ना, हर चीज की हद होती है। बाद में जब जनता इससे तंग आ गई तो 1794 में जनता ने न्यायालय में पेश करके इसको ही दोषी सजा दिया गया, और बाद में इसी गिलोटीन पे चढ़ा करके इसको मार दिया गया। तो क्वेश्चन पूछा जाता है, आतंक राज में कैसे मारा जाता था, वहां के लोगों को कैसे सजा दी जाती थी? तो गिलोटीन पे
चढ़ा करके और दोनों जो है मतलब लकड़ी के बीच में जो है सर रखा जाता था, उसको काट दिया जाता था। ठीक है, तो आतंकराज भी समझ में आ गया। अब देखिए आगे क्या है, जैकोबिन, यही जैकोबिन बताया था। जैकोबिन सरकार के पतन के बाद मध्यम वर्ग के संपन्न लोगों के पास सत्ता आ गई। क्या कहोगे आप, मध्यम वर्ग के संपन्न लोग, मतलब ये अभी तक ये लोग जो थे जैकोबिन समूह वगैरह, ये मध्यम वर्ग थे, मिडिल क्लास थे। बट मिडिल क्लास में कौन सा थे, लोअर तबके के लोग, जिनके पास पैसा नहीं था, जो भूमिहीन थे, जो मजदूर थे, जो कारीगर थे, वो थे। और उन्होंने एक तरह से इतना सत्ता अपने हाथ में ले लिया और साथ साथ इतना क्रूर शासन वगैरह कर दिया। तो इसके मरने के बाद जो वहां जो उच्च वर्ग के लोग थे, मीडियम क्लास में ही, मिडिल क्लास में ही, उन्होंने कहा भाई तुम गरीब तबके के लोग हो, तुम लोगों से शासन वासन नहीं होगा, छोड़ो। और इन्होंने, क्योंकि वो मर गया जिससे वो सब डरते थे, उसके राजा उधर मर चुका है, सोचिए नेशनल असेंबली खत्म है, कन्वेंशन है, जो जैकोबिन हेड था, तो जब ये मर गया तो फिर से खाली फ्रांस। तो जो अमीर तबके के लोग थे, मीडियम वर्ग वाले, उन्होंने जो है अपने हाथ में फ्रांस को कंट्रोल कर लिया और जिन्होंने फिर से संविधान में परिवर्तन कर दिया। समझ गए हो, क्योंकि संविधान में संविधान तो बन चुका है, बार बार परिवर्तन हो रहा है। संविधान में परिवर्तन कर संपत्तिहीन लोगों को वोट देने का अधिकार वापस ले लिया। क्या, संपत्तिहीन लोगों को, मतलब अभी तक सबको वोट देने का राइट था, आपको पता है 21 वर्ष के सभी उम्र के पुरुष के वोट देने का राइट था, चाहे उसके पास संपत्ति था या नहीं, मतलब गरीब तबके के लोग वगैरह को सबको वोट देने का राइट था। पर जब इतना ज्यादा यहां पे इसने जो है क्रूअल रूल अपनाया, उससे वहां के लोग तंग आकर के, जो अपर क्लास थे उन्होंने फिर से संविधान में चेंज कर दिया और जो नीचे वर्ग के लोग थे उनको फिर से वोट देने का राइट जो है वो विड्रॉ कर लिया। समझ में आ गई बातें, तो यहां तक चीजें। अब देखिए आगे क्या है, नए संविधान में फ्रांस को चलाने के लिए 2 चुनी गई विधान परिषद का प्रावधान था, मतलब जो लेजिस्लेटिव काउंसिल का प्रोविजन था। क्योंकि अब नया सरकार, नई फ्रांस फिर से हो गया है, नया सरकार फिर से बना है, अब मध्यम वर्ग के, मिडिल क्लास के, उच्च वर्ग के लोग जो है यहाँ पे रूल कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा जो भाई चुनाव के थ्रू ही, बट अब चुनाव देंगे अमीर तबके के लोग के लिए, जो है 2 विधान परिषद या 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है प्रावधान था। और इन परिषदों ने 5 सदस्यों वाली एक कार्यपालिका डायरेक्टरी को नियुक्त किया। मतलब इनके द्वारा जो कार्यपालिका, आपको पता है एग्जीक्यूटिव कहते हैं, मतलब देश को चलाने के लिए एक 5 मेंबर की एग्जीक्यूटिव जो है उनको इन्होंने अपॉइंट किया, और जिसको क्या कहते थे, डायरेक्टरी कहते थे। इसको क्या कहते थे, डायरेक्टरी। बट ये डायरेक्टरी जो है वो अच्छे से काम कर नहीं पाई, आपस में ही लड़ते मरते रहते थे, आपस में ही ये डिस्ट्रीब्यूट जो है इनका क्या होता था, काफ़ी ज़्यादा डिस्प्यूट होता था, और इसके कारण विधान परिषद भी प्रॉपर तरीके से काम नहीं करती थी। तो वही फिर आप देखिए, मतलब एक तरह से फिर से फ्रांस में जो है ना कहीं फिर से फ्रांस में जो है अव्यवस्था फैल गई है। भाई जैकोबिन क्लब जो है के द्वारा यहाँ सत्ता चल रहा था, बट चूंकि इससे पहले राजा को मार दिया इसने, फिर जैकोबिन क्लब जो है सत्ता चला रहा था पर बहुत ज़्यादा क्रूर था, तो रोबेस्पियर को भी जो है वो मार दिया गया, जनता ने वहां मार दिया। उसके बाद फिर से जो है मिडिल वर्ग के क्लास के लोग जो है अपर क्लास ने, उन्होंने यहाँ की चीज़ों को ले ली। उसके बाद उन्होंने क्या किया, विधान परिषद बना दिया यहाँ पे, और विधान परिषद ने कार्यपालिका अपॉइंट किया जिसको डायरेक्टरी कहते थे चलाने के लिए, बट ये प्रॉपर चला नहीं रहे थे। तो फाइनली खाली का खाली सब कुछ, राजा भी मर गया, यहाँ भी कोई नहीं चला पा रहे। इसका फायदा उठाया किसने, आपने सुना होगा फ्रांस में नेपोलियन बोनापार्ट ने, जो क्या था उस समय का एक सैनिक तानाशाह था, मिलिट्री डिक्टेटर था, वो सेना का था, सेना में था, और उसने माहौल देख करके, लोगों की स्थिति को भांप करके, और उसने जो है पूरे फ्रांस का जो है सत्ता को कंट्रोल में ले लिया धीरे धीरे करके, और फाइनली वो फ्रांस का राजा बन गया, फ्रांस का सम्राट बन गया। सोचिए कहां से कहां फ्रांस की राजनीति घूम रही है। ठीक है, तो वही है जो डायरेक्टरी की राजनीतिक अस्थिरता ने, मतलब जो पॉलिटिकल जो एक तरह से डिसबैलेंस था, ने सैनिक तानाशाह नेपोलियन बोनापार्ट को 1804 में फ्रांस का सम्राट बनवा दिया। समझ गए, मतलब इतनी सारी जो है वो खाली खाली चीज़ें हो गई फिर से, जो दोबारा से किसी एक व्यक्ति को लीड करना था, उसका फ़ायदा उठा करके, मौका देख करके, उस समय जो आर्मी में था नेपोलियन बोनापार्ट, उसने फ़ायदा उठाया और 1804 में इसने फ्रांस
मतलब लोगों का को इकट्ठा करके, लोगों का दिल जीत करके, और इसने क्या किया जो है वो फ्रांस को अपने अंदर में ले लिया और फ्रांस का ये सम्राट बन गया। और यह 1815 तक फ्रांस का सम्राट रहा। कब तक? जब तक ये वाटरलू की लड़ाई में हार नहीं गया था। एक्चुअली 1804 में ये बना था और 1815 में वाटरलू की लड़ाई में यह हार गया था। उसके बाद यह जो है वहां से हट गया था। और इसमें समस्या क्यों थी? क्योंकि ये 4 में बना, उसके बाद इसने पूरे के पूरे फ्रांस में हर चीज में अपने खानदान को भर दिया, अपने रिप्रेजेंटेटिव को भर दिया, और यह यूरोप के अलग अलग भाग पर अटैक करने लगा। तो ये चीजें बहुत ज्यादा जो है वहां पे दिक्कत होने लगी। उसके बाद फाइनली जाकर के उसी अटैक के दौरान एक वाटरलू युद्ध में हारा। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है जो नेपोलियन बोनापार्ट के शासन का अंत किस युद्ध के साथ हुआ था? तो वाटरलू के युद्ध के साथ। कब शासक बना था? 1804 में। क्लियर है? उसके बाद आपको जैसा बताया, जो पुरुषों के साथ साथ महिलाओं को भी राइट के लिए लड़ाई कर रहे थे, तो काफी जो है बहुत सारे ग्रुप इसके लिए भी काम कर रही थी। तो महिलाओं को पुरुषों के बराबर अधिकार दिलाने के लिए द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वीमेन सबसे मशहूर क्लब थी। जैसे जैकोबिन क्लब गरीब तबके के लोगों के लिए था, उसी तरह से महिलाओं के लिए यह क्लब थी। और आपको बता दूं, फ्रांस में महिलाओं को, देखिए फ्रांस में महिलाओं को 1946 में वोट देने का अधिकार मिला। यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जो फ्रांस में महिलाओं को वोट देने का राइट कब मिला? देखो, पुरुषों को वोट देने का राइट कब मिल चुका है भैया? 1792 में। अब महिलाओं को कब मिला? 1946 में। अब आप सोचिए, अब आप सोच के देखिए, ठीक है। उसके बाद लास्ट है जो फ्रांसीसी उपनिवेश में, मतलब फ्रांसीसी कॉलोनी, मतलब जिस एरिया में फ्रांस का कब्जा था, में दास प्रथा, स्लेव सिस्टम को खत्म करना जैकोबिन शासन के क्रांतिकारी सामाजिक सुधार था। आपको पता है जैकोबिन क्लब का जो शासन था यहाँ पे रॉबेस्पियर के थ्रू, वो कौन थे? वो गरीब मजदूर वर्ग के ही लोग थे। और दास एक्चुअली कौन होता है? मजदूर ही होते हैं। तो इसने जो यहाँ का शासक बनते ही 1793-94 में इसने सबसे पहला काम किया जो दास प्रथा को खत्म किया, स्लेव सिस्टम को खत्म किया। तो ये तो कर दिया, बट आगे जाकर के देखो फिर से, हालांकि नेपोलियन बोनापार्ट ने इसे फिर से शुरू कर दिया। लो, कुछ दिन बाद ही 1804 में ये बन गया था, ऑलमोस्ट 10 साल बाद ही तो ये बन गया था ना भाई। 1794 में रॉबेस्पियर मर गया, उसके बाद जो है इसका आतंक राज खत्म हो गया, दोबारा से मिडिल क्लास फिर से आ गया इसमें। तो 1804 में फिर से एक व्यक्ति कोई जो है फ्रांस का राजा बना, नेपोलियन बोनापार्ट, इसने फिर से दास प्रथा शुरू कर दिया। और आगे जाकर के अंततः 1848 में अंतिम रूप से दास प्रथा खत्म हुआ था। 1848 में फिर काफ़ी टाइम बाद जो है दास प्रथा यहाँ पे खत्म हुआ। तो फाइनली जो है आपने देख लिया जो लुई 16 से लेकर के कैसे कैसे सारी चीज़ें हुई, कैसे कैसे जो है स्टेट असेंबली जो जनरल होता था, उसके बाद नेशनल असेंबली का स्थापना हुआ, बास्टिल का किला को कैसे गिराया, टेनिस कोर्ट में शपथ क्या था, उसके बाद संविधान कैसे बना, संविधान बनने के बाद पुरुषों का अधिकार आया, फिर महिलाओं अधिकार की बातें हुई, अलग अलग जो चीज़ों है उसके सिंबल की बातें थी क्योंकि सब पढ़े लिखे नहीं होते थे। उसके बाद आगे जाकर के जो है मतलब नीचे तबके के लोगों को जो है अधिकार चाहिए था, उसके लिए क्रांति हुई और जैकोबिन क्लब ने जो है वो मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर के थ्रू जो है अधिकार कर लिया और राजा को फांसी की सजा दी गई, रानी को फांसी की सजा दी गई और फ्रांस जो है वो एक जनतंत्र रिपब्लिक या फिर डेमोक्रेटिक बन गया। उसके बाद रॉबेस्पियर भी मारा गया और फिर होते होते फाइनली नेपोलियन बोनापार्ट जो है 1804 में फ्रांस का शासक बना और वाटरलू के युद्ध में हारने के बाद 1815 में वो खत्म हो गया। महिलाओं को 1946 में यहाँ पे वोट देने का राइट मिला और इस तरह से जो है सारी चीज़ें फ्रांस में हुई। तो मैं उम्मीद करता हूँ फ्रांस की क्रांति से कंप्लीट एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग भी आपका कुछ नहीं बचेगा, ये आपको मैं विश्वास दिला रहा हूँ। बस आप तीनों वीडियो को फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट और ये जो थर्ड पार्ट है इसको प्रॉपर देख लीजिए और किसी भी एग्जाम में इससे क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा, ये मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं। बाकी आपको वीडियो पसंद आए तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जो लोगों में जो पैनिक है ना वर्ल्ड हिस्ट्री को लेकर के, वह पैनिक खत्म हो, उन्हें भी फ्रांस की क्रांति बड़ी आसानी से 3 वीडियो में समझ में आ जाए। ठीक है, तो तब तक तैयारी अच्छे से करते रहें, अपना ध्यान रखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सब्सक्राइब और लाइक तो देखो बनता ही है। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।